नमस्कार। आज हम जापान पर मिले इन स्रोतों को जरा गहराई से खंगाल रहे हैं। जी। हमारे पास जापान के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और हाँ, उसकी चुनौतियों पर काफी जानकारी है। और हमारा इरादा है कि इन सब में से जो सबसे अहम बातें हैं वो निकल कर आएं। हाँ, कैसे वो पुराने समुराई योद्धाओं से लेकर आज के आधुनिक रोबोटिक्स तक ये सब मिलकर जापान की एक खास पहचान बनाते हैं। और देखिए शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है इसकी। जापान मतलब सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। करीब 6,800 द्वीप। सोचिए, पूरा एक समूह। और साथ ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप वाले क्षेत्रों में से है। बिल्कुल। इसके बावजूद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये अपने आप में मतलब कमाल है। इसी विरोधाभास को समझना है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही भौगोलिक स्थिति एक तरह से जापान की पूरी कहानी को गढ़ती है। 4 मुख्य द्वीप तो हैं ही, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। लेकिन ज्यादातर जमीन पहाड़ी है, ज्वालामुखीय है। तो इसका मतलब हुआ कि भूकंप और सुनामी का खतरा तो है ही लगातार। हाँ, वो तो है। और ऊपर से प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। ये चुनौतियां हमेशा से रही हैं। सही बात है। और इन्हीं भौगोलिक सच्चाइयों ने जापान के सामने दूसरी चुनौतियां भी रखी हैं। जैसे आपने कहा, सीमित प्राकृतिक संसाधन। और एक और बड़ा मुद्दा है तेजी से बूढ़ी होती जनसंख्या। जी। इन सब के बावजूद जापान ने जो किया है वो असाधारण है। हाँ, और इसका कनेक्शन सीधे इतिहास से जुड़ता है। देखिए, पुराने जमाने में समुराई यानी योद्धा वर्ग और शोगुन मतलब सैन्य शासक, उनका दबदबा था। फिर आया तोकुगावा शोगुनात का दौर, एक ऐसा वक्त जब करीब 250 साल तक जापान बाहरी दुनिया से लगभग कटा रहा। इससे एक बहुत ही अलग अपनी तरह की संस्कृति पनपी। लेकिन ये अलगाव हमेशा तो नहीं चला। 19वीं सदी में एक बड़ा मोड़ आया, मेजी पुनर्स्थापना। जी, मेजी रेस्टोरेशन। इसने जापान के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए और देश बहुत तेजी से बदला, आधुनिक बना, एक विश्व शक्ति के तौर पर उभरा। लेकिन क्या इस तेज बदलाव का मतलब पारंपरिक समाज पर कुछ असर भी हुआ? बहुत अहम सवाल है ये। मेजी पुनर्स्थापन ने पश्चिमी तकनीक और विचार तो अपनाए, पर साथ ही जापानी पहचान और परंपराओं को बचाने पर भी जोर दिया। वो एक तरह का क्या कहते हैं संतुलन साधने की कोशिश थी जो तब से चल रही है। अच्छा। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने पूरी तरह लोकतंत्र अपनाया और उसके बाद जो आर्थिक विकास हुआ वो तो खैर आर्थिक चमत्कार ही कहलाता है। हाँ। और उसी आर्थिक चमत्कार का नतीजा है आज का जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। बिल्कुल। ऑटोमोबाइल में टोयोटा, होंडा, इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी, रोबोटिक्स, इन सब में जापान का दबदबा है। ऐसा लगता है जैसे वो जो संसाधनों की कमी थी उसी ने शायद इन्हें इनोवेशन और हाईटेक पर फोकस करने को मजबूर किया। ये बिल्कुल सही कड़ी है। खेती लायक जमीन कम होने के बावजूद चावल जैसी मुख्य फसलें उगाते हैं, लेकिन जोर हमेशा वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज पर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे चुनौतियों को अवसर में बदला। और अर्थव्यवस्था के साथ साथ अगर संस्कृति को देखें तो यहाँ ये मिलाप और भी दिलचस्प है। हाँ। एक तरफ इकेबाना यानी फूलों की सजावट, चाय समारोह, पारंपरिक किमोनो और वो मात्सुरी त्योहार हैं। जी। और दूसरी तरफ एनिमे, मंगा, वीडियो गेम्स, जिनका पूरी दुनिया पर असर है। और जापानी खाना तो खैर, सुशी, टेम्पुरा, रामेन, ये सब तो बहुत लोकप्रिय हैं ही। यही जापान की खासियत है। परंपरा और आधुनिकता का ये साथ साथ चलना। ये सिर्फ म्यूजियम की चीजें नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। और अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जापान एक संसदीय लोकतंत्र है। सम्राट हैं, लेकिन उनकी भूमिका सांकेतिक ज्यादा है। अच्छा। असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है, और संसद को नेशनल डाइट कहते हैं। वही मुख्य कानून बनाने वाली संस्था है। पर्यटन के लिहाज से भी जापान कमाल का है। टोक्यो का वो हाईटेक माहौल, दूसरी तरफ क्योटो के शांत प्राचीन मंदिर, हाँ, माउंट फूजी का नजारा, और हिरोशिमा पीस मेमोरियल जैसी जगहें भी हैं जो इतिहास की याद दिलाती हैं। और वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। जी बिल्कुल, अपनी समय की पाबंदी और कुशलता के लिए मशहूर है। वो भी जापानी व्यवस्था का एक प्रतीक है। सही कहा। और आजकल भारत और जापान के रिश्ते भी आप देखें तो काफी अहम हो गए हैं। हाँ, ये बात भी है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा सहयोग, ये सब लगातार बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रक्षा या व्यापार, साझेदारी गहरी हो रही है, जो आज के बदलते हुए ग्लोबल माहौल में काफी मायने रखती है। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें
तो एक तस्वीर साफ होती है। जापान एक ऐसा देश है जिसने लगातार चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वो कुदरती आफतें हों या संसाधनों की कमी। बिल्कुल। फिर भी इसने न सिर्फ तरक्की की बल्कि अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को भी बचाए रखा। सही कहा आपने। जापान की कहानी असल में लचीलेपन की है, इनोवेशन की है और परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अनोखा संतुलन बनाने की है। हाँ। इसकी पहचान सिर्फ टोयोटा, सोनी, एनिमे या सुशी से नहीं है, बल्कि मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने के जज्बे से भी है। और भारत के साथ जो ये रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वो इस कहानी में एक नया अहम अध्याय जोड़ रहे हैं। ये सब समझने के बाद एक सवाल फिर भी मन में आता है। जी पूछिए। हम देख रहे हैं कि जापान अपनी सदियों पुरानी संस्कृति को सहेज कर रख रहा है और साथ ही टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड भी कर रहा है। भविष्य में ये संतुलन कैसे बना रहेगा, खासकर तब जब देश अपनी तेजी से बूढ़ी होती आबादी जैसी गंभीर सामाजिक चुनौती से भी जूझ रहा है? ये सोचने वाली बात है।